बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफॉन। ICC T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को अपसेट शिकस्त दे दी है। एक बड़ा मुकाबला था, एक टैग लगा हुआ था साउथ अफ्रीका की टीम के साथ कि ये चौकर हैं, ये बड़े मैच में आकर जो नॉकआउट होता है उसमें चौक कर जाते हैं और उन्होंने इस टैग को सही साबित किया। एक मरतबा फिर से साउथ अफ्रीका की टीम कोलैप्स कर गई और उनकी बैटिंग लाइन नहीं चल सकी। कोलकाता में ये मैच खेला गया और मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और जनूबी अफ्रीका को पहले बैटिंग की दावत दी। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए, जबकि जवाब में जब न्यूजीलैंड की बारी आई तो फिन एलन और टिम साइफर्ट की धुआंधार बैटिंग जो थी वो देखने में मिली और सिर्फ 13वें ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर हदफ बासानी हासिल कर लिया। जब हम इस इवेंट की शुरुआत की बात करें तो नाकाबिले शिकस्त रहने वाली साउथ अफ्रीका की टीम, ऐसा लग रहा था कि ये शायद इस बार कप लेकर ही जाएंगे, लेकिन कल जिस तरह से वन साइडेड मुकाबला हुआ और बड़ा ईजीली 12वें ओवर में या 13वें ओवर के शुरू में ही ये मैच अपनी तरफ ले गए, तो इससे जो दो दीगर टीमें हैं जो सेमीफाइनल आज दूसरा खेला जाना इंग्लैंड और इंडिया के लिए, उनके लिए एक ज़रूर खतरे की घंटी जो है वो बन चुके हैं इस वक्त टीम न्यूजीलैंड, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस कल दिखाई है इससे नज़र आ रहा है कि वो किसी भी टीम को मात दे सकती है। आज भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे और जो भी जीतेगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इन सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा पैनल। टेस्ट क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद मोहम्मद उवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है अजहर भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अजहर भाई, मैच एंजॉय किया आपने? कल हमने जो प्रेडिक्शन आपने भी वैस ने भी दी और आपने कहा कि भाई मैं तो परसेंटेज पे नहीं जाऊंगा और मेरी टीम तो साउथ अफ्रीका है। क्या हुआ फिर कल साउथ अफ्रीका के साथ? टीम तो मेरी अभी भी साउथ अफ्रीका है। कल न्यूजीलैंड ने आउटप्ले किया उनको। अगर आप देखें थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जो इवन के पिछला वर्ल्ड कप भी उन्होंने मेरे ख्याल 7 के 8 मैच जीते थे और फाइनल में हारे, अभी इस दफा भी हुआ है। मैंने आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट जो है ना बड़ा ब्रूटल किस्म का फॉर्मेट है। अभी आप देखें, एक पार्टनरशिप लगी, एक बंदे ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली और आपका मैच आपके हाथ से चला गया। ठीक है, कल उन्होंने थोड़ी सी साउथ अफ्रीका ने थोड़ी सी उनकी बैटिंग में थोड़ी सी उन्होंने उनके बंदे आउट हो गए हैं, लेकिन इसी तरह थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वो क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। अगर आप बात करें डेविड मिलर की बात करें, ब्रेविस की बात करें, तो ये इसी टाइप की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। और कल जो थोड़ा सा विकेट आई थिंक कि उनके स्पिनर्स ने उनको कोई अलाउ नहीं किया कि वो जाके इजीली परफॉर्म कर सकें। और देखें, जहां से न्यूजीलैंड आया था वहां पे ना कंडीशन ऐसी थी कि टफ कंडीशन थी वहां से, जहां श्रीलंका में उनके मैचेस थे, फिर यहाँ पे आए तो उनके लिए चीजें आसान होगी। अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप को देखें तो वहां पे स्पिन ने जिस तरह की बॉलिंग थी साउथ अफ्रीका की, जो पेस अटैक था, उसको ये फिन एलन और ये जो है टिम साइफर्ट, ये बहुत जबरदस्त खेले हैं। ये हमने पिक्चर पहले भी देखी हुई थी जब हम न्यूजीलैंड गए थे, तो वहां पे भी इन दोनों ने ओपनिंग में ये एक तरफ ही मैच को कर लेते थे। और जिस तरह कल उन्होंने 33 बॉल पे 100 किया है, उसमें ब्रूटल पावर भी थी। और अगर आप उसके साथ देखें उसमें टच भी था, उन्होंने पैडल भी खेले, जो जरा सा बॉल शॉर्ट हुआ उसको उन्होंने छक्का मारा। तो मतलब आप वन साइडेड मैच ही हो गया ना। कल मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि ऊपर के 3 बंदे इनके बहुत खतरनाक है, मिडिल ऑर्डर में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने मिडिल ऑर्डर तक बात जाने ही नहीं दी और उन्होंने ऊपर से ही मैच को खत्म कर दिया। बिल्कुल सही है। और कल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो ब्रेक हुआ है, 33 बॉल्स पर सेंचुरी वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड गालिबन उन्होंने तोड़ा, 35 पर उन्होंने बनाई थी। कैसे देख रहे हैं आप फिन एलन की खासतौर पर इनिंग्स को? दुख हुआ, मैंने बात की थी कि आप सदके के जो बकरे हैं वो दे के जाएं, क्योंकि जो चौक वाला टैग है वो कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे आप आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद वो निकल जाएंगे, क्योंकि वन ऑफ दी बेस्ट टीम्स है। मुझे हमेशा इसके लिए फील होता है, आप जितने बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें, या तो नॉकआउट स्टेजेस में जाके हारते हैं। इससे पहले भी आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया से इनको फाइनल में शिकस्त हुई थी, अनबीटन टीम थी। अगर आप कल के मैच की बात करें तो फिन एलन की जो एक इनिंग्स थी वो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच आप ले गए थे। टॉस बड़ा मैटर फिर कर रहा था, जो हम कल बात कर रहे थे, ड्यू फैक्टर होगा, आसान नहीं होगा दूसरे इनिंग्स के अंदर बॉलिंग करवाना। अब अगर आप देखें, मार्को जेनसन की वजह से ही वो इतने बड़े टोटल में पहुंचे थे, वरना स्ट्रगल करती हुई साउथ अफ्रीका नजर आ रही थी। लेकिन उनको पिटाई भी उतनी ज़्यादा हुई है, 51 57 उन्होंने खाया है। पूरे 3 ओवर अभी उन्हें कंप्लीट नहीं किए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो थोड़ा साउथ अफ्रीका डिफरेंट टीम कल आपको नजर है। अगर आप अप्रोच भी उनकी बैटिंग में देखें, डिसिप्लिन बॉलिंग थी न्यूजीलैंड की। आप इनिशियली अगर आप ओवर्स को देखते हैं स्टार्ट ऑफ द मैच के अंदर, तो
जो पावर प्ले के ओवर्स थे जहां पर आप साउथ अफ्रीका को सोचते हैं 70-80 रन लगाता है, वहां पर बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग थी, वो थोड़ा सा बड़ा कुशन के साथ चलते हुए साउथ अफ्रीका नजर आई है। जहां पर आपने इनिंग्स को बिल्ड करना था 7 से 15 ओवर तक, वहां पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड बॉलर्स को, क्योंकि जो स्लोअर वंस थे, आप अपना एग्जीक्यूशन प्लान जो आपके पास होता है, आपने उनके प्लेयर्स को वो जो बड़ी बाउंड्रीज होती हैं लगाने नहीं दी, उन्हें ज़्यादा रोटेट द स्ट्राइक पे ही रखा है, तो वो प्रेशर उनके ऊपर माउंट होता रहा है। क्योंकि जब आप बड़े बैट्समैन की बात करते हैं, रिकल्टन की बात करें, वो परफॉर्म नहीं कर सका, स्टब्स एज सच कोई इंप्रेसिव इनिंग्स नहीं थी, डेविड मिलर आपको पता है जो मिलर किलर हैं, तो वो टोटली मैं कहता हूँ कि अगेंस्ट द प्लान उनके गए। वेरस जो आपने एलन फिलन की बात की थी, जितनी भी अभी तक इस इनिंग्स उसने देखी है न्यूजीलैंड की जो इसने वर्ल्ड कप में खेली है, वो पैचेस में जरूर थी परफॉर्मेंसेस, क्योंकि सबको पता अगर वो करता है, कल भी हम बात कर रहे थे मैं और अजहर भाई, अगर ये दो कर जाते हैं तो एक साइड मैच को ले जाएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसको बड़ा मैं कहता हूँ कि कुशन जोन दे के रखा है कि आपने उसको हाफ वॉली दी है, वो जो होता है ना कि आप थोड़ा गेम प्लान के साथ चलते हो, आपने वाइड ऑफ दी लेंथ जोन से आपने बॉलर्स को नहीं करवाया, थोड़ा सा विथ आपने उसको इतनी दी है कि वो एग्जीक्यूशन प्लान अपना आराम से लेके चल रहा है, लेकिन इट वाज अ वन साइडेड मैच। लेकिन अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो गेम प्लान था, आई गेस आपको शायद 36 चाहिए था या 37 जीतने के लिए, उसको 41 चाहिए था सेंचुरी करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, दैट शोज के ये बड़ा कॉन्फिडेंट इस वर्ल्ड कप के अंदर है। आसान टीम नहीं होने वाली, व्हाटएवर टीम कम्स टुडे, न्यूजीलैंड बड़ी टॉप ऑफ द क्रिकेट खेल रही है। इंडिया तो डिक्लेयर कर चुका है कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल खेलने वाले हैं। उनका बस चले, वो तो कहते हैं कि ट्रॉफी हमारी है, तो वो एक्चुअल में यही बातें हो रही हैं। अजहर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, इसमें देखें बैक टू बैक विकेटिंग गिरी, जो हमने बात हमेशा की है, जो पाकिस्तान के मैचेस में भी हमने बात की है, बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे डिकॉक आउट हुए, नेक्स्ट बॉल पे ब्रिकेंटल आउट हो गए, तो वो बैक टू बैक विकेट जो गिरी ना, उससे उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया। देन हमने देखा फिर वो मिलर आए, उसके साथ जो है अपना ब्रेवस जो है, वो जिस तरह उन्होंने पहले इनिंग्स खेली थी उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन मिलर का भी कैच छूटा, ठीक है, वो उस तरह बॉल आ नहीं रहा था उस पिच पे जिस तरह मिलर ने हिट मारी, पहले उनका कैच छूटा। और बड़ा रियल होता है कि फिलिप्स ने उसका कैच छोड़ा, आपको नजर नहीं आता कि फिलिप्स जैसे फील्डर कैच छोड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी वो ये हुआ कि आउट हो गए वो, तो उनकी बॉलिंग को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनके बैट्समैनों को फंसा के रखा। एंड देन अगर आप बैटिंग की बात करें तो फिर आयरलैंड की मैं बात करूंगा कि जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, देखिए आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आपके पास जो है ना उनके फेलियर्स आ रहे थे, आपको पता था कि ये बंदा क्या, अगर ये चलेगा तो एक मैच को एक साइड पे कर देगा। उनके फेलियर को बर्दाश्त करना ये सबसे बड़ी बात होती है जहां हम लैग करते हैं। अब इसने जैसी इनिंग्स खेली है, मेरा ख्याल है कि आपको मेरा ख्याल 10-15 इनिंग्स के बाद फिर कभी ऐसी जाके इनिंग्स खेलेगा, लेकिन जब उसने इनिंग्स खेली है तो उसने इम्पैक्ट शो किया है और उन्होंने उस प्लेयर को बाहर नहीं निकाला, उस प्लेयर को बैक किया और उसको कहा है कि यू गो एंड प्ले योर गेम। और पहली जो अगर हम देखें ना, पहली उन्होंने हाफ सेंचुरी की वो 19 बॉल्स पे की। अजहर भाई जो अगली उन्होंने 50 की 14 बॉल्स पे, जो कि तेज तरीन थी, क्या आपको एक प्लेयर का माइंडसेट नजर आता है जब वो इस तरह की गेम खेलता है? यार देखें, मैंने तो ये पिक्चर देखी हुई है, हम न्यूजीलैंड में भी इन्होंने टिम सैफर्ड ने और फिल एलन ने जब हम लेके गए थे कि यंग टीम को लेके गए थे, उन्होंने ऐसी ही बैटिंग की थी। अब फ्रंट जो है ना फर्स्ट 6 ओवरों में ही वो चलते हैं तो फिर वो गेम को एक साइड पे कर देते हैं। हमें बाद में बात हो रही थी कि आप उनको क्या बॉलिंग करोगे जब आपके 2 फील्डर आउटसाइड द रिंग हैं उस वक्त पहले पावर प्ले में, और उनके बॉल लगने शुरू हो गए। थोड़े से लकी भी रहे, उन्होंने हिट खेली, बॉल थर्ड मैन के ऊपर से गया, फील्डर के ऊपर से बीच में से गया, आउटफील्ड वाज रियली क्विक, और आपको थोड़ी सी लक भी चाहिए इस तरह का खेलने में। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम, दिस शोज हिज क्लास, पावर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान के जो उन्होंने जहां पे सोचा वहीं पे हिट किया उन्होंने। अच्छा, ग्रुप स्टेज में हम देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो अलग बिहेव कर रही होती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है मामला या सेमीफाइनल या नॉकआउट का कोई मरहला आता है तो वो अलग बिहेव कर रही थी। ये जिस तरह की शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली, आपको लगता है कि अंडर प्रेशर शुरू से ही जब मैच शुरू हुआ वैसे तो साउथ अफ्रीका की टीम शुरू में जब 2 विकेट अर्ली ऑन गिरी हैं तो वहीं से उनका मैच खत्म हो गया? अच्छा, अभी भी अगर आप थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखें ना फिन एलन का, जितना भी उसने पावर हिटिंग की है उसको आप देखें तो पेस डिलीवरी सारी आपने उसको हिटिंग एरिया के अंदर जो उसका आर्क है वहां पर ही उसको ज़्यादा पेसी डिलीवरीज आपने ज़्यादा साउथ अफ्रीका ने की है। वो जो स्लोअर वंस की बात करते हो, यहाँ पे एक प्लान को चेंज करते हो कि जब आपको ज़्यादा मार पड़ रही होती है, वो नज़र नहीं है, बुकलाहट आपको नज़र आई थी। क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में चलती हुई आई है, चाहे उनकी बॉलिंग यूनिट की बात करें चाहे बैटिंग की बात करें, तो मैं हूँ बहुत से लोगों ने कहा था कि 90% साउथ अफ्रीका ही होने वाली है,
क्योंकि जिस तरीके से चल रहे हैं, वो जो एक था कि चोक वाला मामला वो अफगानिस्तान मैच से निकल भी चुका था। दूसरा अगर आप बात करें, मैंने कहा ना कि लेंथ जो बॉल है खास करके इसको ज़्यादा आपने हिट किया है, जिसकी वजह से आपको मार भी पड़ी है। यॉर्कर अगर आप थोड़ा सा वाइड ऑफ द रेंज जाके करवाते हो, थोड़ा सा लेके आते हो ना, बीच में चेंज आप लेके आते हो बॉलिंग प्लान के अंदर, लेकिन उसने जब लाठीचार्ज पहले ही इनिशियल से स्टार्ट किया पावर प्ले के अंदर, उसके पास एक प्लान था, तब से मुझे नजर आया कि साउथ अफ्रीका ज़्यादा बैकफुट के ऊपर आपको नजर आई है। फील्डिंग की आप बात करें, बड़ा एक स्लॉपी फील्डिंग आपका यूनिट रहा है साउथ अफ्रीका के। अटैकिंग मोड क्रिकेट थी नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से अटैक वहाँ से कर रहा था उस वक्त, तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें आपके जेहन में चल रही होती हैं। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड टीम। लेकिन आपको उनकी बॉलिंग यूनिट को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जिस तरीके से चाहे मिडल ऑर्डर के अंदर आप बात करें, ब्रेविस को उन्होंने ईजी अपना अप्रोच के लिए नहीं खोला उन्होंने। उसके बाद आप नीचे जाके सिर्फ थोड़ा बहुत जाके आपको पता उनके जो ऑलराउंडर थे मार्को जैनसन ने जाके स्कोर किया, बाकी किसी को अलाउ नहीं उन्होंने किया। उनकी डिलीवरीज बहुत अच्छी थी, बैक एंड की बात करें, स्लोअर वंस की बात करें, उनका एग्जीक्यूशन प्लान बहुत मजे का था। क्योंकि एक एंड पे जब मार्को जैनसन खेल रहा था, मुझे लगा कि शायद 183 करने में कामयाब होंगे। अगर वो होता स्कोर तो शायद कुछ शक्ल जरूर थी, लेकिन जब 13-14 ओवर में इसने चेज किया तो शायद 200 भी होता, तो मेरे ख्याल से 250 से भी ऊपर स्कोर तो ये हो जाना था, बड़ा इजी हो जाता। अजहर भाई, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये जो निस्फ सेंचुरी पहले बनाई, इस पर मैंने बात कर ली, लेकिन ये जो मैंने बात की ना कि पहले शुरू में कुछ और हमें नजर आ रही होती है साउथ अफ्रीका की टीम, फिर जैसे जैसे कोई टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, मैं सिर्फ इस टूर्नामेंट की बात नहीं करी, पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स है जिसकी वजह से इनके ऊपर चोकर का टैग लगा है, ये इसमें से निकल क्यों नहीं पा रहे? क्या ऐसा डर है इनके अंदर, या क्या ऐसी नर्वसनेस है जो ऐसे क्रूशल टाइम पर आके निकलती है? देखिए, मैं शुक्री का इंटरव्यू सुन रहा था जो इनके हेड कोच हैं, उन्होंने कहा चोक का टैग जो है ना हमारे ऊपर लगा हुआ है। चोक उस वक्त होता है कि जब आपको कुछ स्निफ मिले, जब आप अपोजिशन को कुछ स्निफ दें कि चीजें आपके हाथ में हैं तो आपने अपोजिशन को दे दी, तो दैट्स व्हाट यू कॉल चोक। ये तो प्रॉपर जो है ना, इसको आप ये कह लें कि प्रॉपर स्मैशिंग हुई है, बैशिंग हुई है इनके ऊपर कल वाली। देखिए, पिच ने पहली इनिंग्स में जो बिहेव किया है, वो थोड़ा सा, मैं आपसे बात कर रहा था पहले भी कि उस वक्त बॉल थोड़ा सा स्पिन और ग्रिप हुआ है, जिसकी वजह से इनके शॉट्स नहीं लगे। अगर ये पिच फ्लैट होता जैसे सेकंड टाइम पे था, जो मिलर ने हिट मारा वो भी छक्का हो जाना था, जो इन्होंने मिस टाइम की है वो भी बॉल जो है ना वो हो जाने थे। तो पहले टाइम पे थोड़ा सा बॉल ग्रिप हुआ है, उसके बाद जिस वक्त ड्यू आई है तो उसके बाद बॉल बल्ले पे आना बहुत अच्छा शुरू हो गया। अगर आप देखें इनके बैट्समैनों को देखें, फिन एलन को देखें या आप इसको देखें टिम साफर्ट को, ये लोग जो दोनों हैं ये दे लाइक पेस, तो उनके पास जो है उनके अगेंस्ट अगर आपके पास जो ऑप्शन होती कि आप पावर प्ले में उनका मोमेंटम तोड़ते, ठीक है, इट्स वैसे बड़ा आसान होता है कि जी आप ये बॉल यूं कर लेते, जब आपके सामने आपको पहली बॉल पे एज अ बॉलर आपको छक्का लग जाए या चौका लग जाए, तो फिर वहां से अपने आप को वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इस क्वालिटी के बैट्समैन पे जो आपको 360 पे खेल रहा है। उसके पास आप उसको फंसा नहीं सकते इतनी आसानी से। वो आप यही करते हैं कि उसने एक मारी है, वो मिस टाइम हो और आप आउट हो जाए। वो जब ये ऐसे प्लेयर ऑन सॉन्ग होते हैं तो इनका यही क्वालिटी है कि ये जो गेम आपसे अवे करके ले जाते हैं। जैसे अब देखें ना, टॉस ना जीतना बैड लक था साउथ अफ्रीका का, क्योंकि जिस फायर पावर के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने कल खेला है, अगर वो बैटिंग रिवर्स भी हो जाती, पहले दूसरी टीम बैटिंग कर लेती और ये ना करते, तो आपको लगता है रिजल्ट चेंज हो सकता था? देखिए, जारी सी बात है कि वो चेंज हो सकता था, पिच बेहतर हो गया, बॉल बल्ले पे आना शुरू हो गया। पहली इनिंग्स में हो सकता है कि जैसे अभी उनकी शॉट्स लगी हैं वहां पे बॉल को रुकता, ग्रिप होता तो कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन जो आपने बात की ना कि इस स्टेज पे देखें, आप जब टूर्नामेंट जीतते हैं ना, टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको लक चाहिए। आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप सब लोग ये कह रहे हैं साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट टीम, बैलेंस के लिहाज से देख लें, इसके लिहाज से देख लें, लेकिन वो यही है कि क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि टाइम छोटा है, तो इसमें यह होता है कि एक पार्टनरशिप या दो अच्छे ओवर आपको गेम से लेके चले जाते हैं। और कल हमने यही देखा कि यही चीज हुई। फिर आप जिस वक्त अंडर प्रेशर आ जाते हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका वहां से कम बैक करना। जहां तक साउथ अफ्रीका की अगर आप बात देखें तो टूर्नामेंट जीतने के लिए मैं ये समझता हूं कि जिस वक्त आप नॉकआउट स्टेजेस पे आ जाते हैं
वहां पे फिर आपको थोड़ी सी लक चाहिए, वहां पे थोड़ी सी आपको जो है ना आपकी फेवर में चीजें जानी चाहिए। बिल्कुल सही अजहर भाई, लेकिन एक टीम है, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करना चाहूंगी। इस तरह की सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया चाहे गिरते पड़ते किसी आगे पहुंच जाए किसी टूर्नामेंट में, लेकिन वो कमबैक बहुत अच्छा करती है और फिर वो लेके चली जाती है, ना सिर्फ सेमीफाइनल फिर आगे फाइनल कप भी वो लेके चली जाती है। मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन उस्मान खान भी हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, आपसे मैं बात करूंगी, मुझे एक ब्रेक तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक में हमें उस्मान खान ने भी ज्वाइन कर लिया। उस्मान, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। कल आप हमारे साथ मौजूद तो नहीं थे अपनी प्रेडिक्शन देने के लिए, लेकिन आपकी फेवरेट टीम कल के टूर्नामेंट में कौन सी थी? कैसा लगा आपको कल का मैच? आई थिंक मुझे काफी इवन कॉन्टेस्ट लग रहा था मैच शुरू होने से पहले, और मुझे था कि शायद 60% चांस होगा साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि उनका एक मोमेंटम बना हुआ था। इंडिया के अंदर उनके मैचेस अच्छे चल रहे थे, फॉर्म भी चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उनका जो कॉम्बिनेशन था वो सही तरीके से चला नहीं है। और साथ में बॉलिंग के अंदर उन्होंने काफी गलतियां की। बैटिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि कम से कम 30 से 40 रन उन्होंने कम किए थे इस विकेट के ऊपर, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग देखें तो उन्होंने बहुत इजीली बैटिंग की है उनके ओपनर्स ने, और जिस रफ्तार से उन्होंने इनिंग्स खेली है बिल्कुल आउट क्लास किया उन्होंने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को। और मेरा ख्याल है कि एक उनके पास स्पिनर भी शॉर्ट था साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि अगर आप देखें तो सिर्फ कीशव महराज ही सिर्फ उनकी तरफ से बॉलिंग कर रहे थे, उनको भी काफी ज्यादा स्कोर लग गया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एडन मार्करम को खुद भी अपने आप को यूटिलाइज करना चाहिए था, चेंज ऑफ पेस करना चाहिए था, क्योंकि जिस अंदाज के अंदर टिम साइफर्ट और फिन एलन ने इनिंग्स का आगाज किया और एक वन साइडेड मैच ले गए, और कुछ टैक्टिक्स समझ नहीं आ रहे थे कि किस तरह से बॉलर्स को रोकना है, और बॉलर्स भी सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर गेंद करते दिखाई दिए, ज्यादा फुल लेंथ के ऊपर उन्होंने बॉल दी। और फिर जो स्पिनर अगर कीशव महाराज की बात करें तो उन्होंने भी काफी बैकफुट के ऊपर जाकर गेंद किए हैं, तो जिसकी वजह से फिन एलन को मौका मिला और उन्होंने अच्छा बाउंड्रीज लगाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम का जाना फाइनल के अंदर मेरे लिए तो थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग था, लेकिन डिजर्व करते हैं वो भी, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेली है। उससे पहले अगर आप उनकी ग्रुप स्टेजेस की बात करें और फिर सुपर 8 राउंड के अंदर गो के उन्होंने एक ही मैच जीता, श्रीलंका से काफी कन्विंसिंगली जीता, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था वो भी काफी उनका फंस चुका था। तो आई थिंक डिजर्विंग है और न्यूजीलैंड पहुंचे हैं फाइनल के अंदर, और अब देखते हैं कि इंग्लैंड और जो इंडिया का मैच है उसके अंदर क्या बनता है। लेकिन गलतियां हुई हैं एडन मार्करम से, और शायद एक तो बैटिंग के अंदर रन्स कम थे और दूसरा बॉलर्स ने बहुत ही बुरी बॉलिंग की है। बॉलर्स में बुरी बॉलिंग किया, फिर उनको कॉस्ट भी किया। बिल्कुल ठीक है। अजहर भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये खबर सामने आ रही थी कि सिलेक्शन कमेटी में जो दो नाम सामने आए हैं, कल हम कोचिंग में सुन रहे थे सरफराज का नाम, अब मिसबाउल हक, सरफराज अहमद, आकिब जावेद, असद शफीक, ये हमें सिलेक्शन कमेटी में 4 नाम हैं। 2 तो पहले से थे, 2 नए नाम आ गए। कैसे देख रहे हैं आप इसको? आई थिंक पार्ट ऑफ द कमेटी तो ये उस वक्त थे भी, अपना जो है मिसबा भी थे और मेरे ख्याल सरफराज भी थे, जो है ना उनसे भी राय ली जा रही थी, पहले भी राय ली जा रही थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब जब आप वर्ल्ड कप के बाद आपकी ऐसी परफॉर्मेंस होगी, आपकी टीम नहीं पहुंचेगी, तो फिर आपको ये चीजें तो नजर आएंगी। आई थिंक ये तो ऑलरेडी जो है ना पार्ट ऑफ सिस्टम तो थे ही ये लोग, मिसबा भी और सरफराज भी, तो कोई खास फर्क नहीं आया, कहीं ना कहीं कुछ पूछगिछ तो हो ही रही थी। तो आपको लगता है कोई खास फर्क नहीं आएगा ये इस खबर के सामने आने के बाद भी? देखें, अब कल देख रहे थे कि अब जाहिर सी बात है कि जो कल मैं बात कर रहा था कि सैफी की जब बात हो रही थी कि वो हेड कोच आएंगे, तो वो ऑलरेडी फिर सिलेक्शन का पार्ट भी हो जाएंगे। तो अब आप उस लिहाज से भी देखें आपके, वो हो सकता है कि उस तरफ जा रहे हो, तो वो सिलेक्शन का पार्ट तो होंगे ही होंगे। अब आप देखें कि आपने उनको क्या बनाना है, वो सिलेक्शन में आएंगे, वो हेड कोच बनेंगे। अब ये तो क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, वो करेंगे इसको क्रिकेट बिल्कुल ठीक है किस तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल सही है। कल वैसे खबर सामने आ रही थी, आप हमने देखा भी, ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, नेशनल T20 जो बाबर आजम को वहाँ से भी बाहर कर दिया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो उनको किसी भी टीम में क्यों नहीं रखा जा रहा, चाहे वो नेशनल T20 क्यों ना हो? मेरे लिए बड़ा कल एक सरप्राइज़ था, क्योंकि जिस वक्त बाबर आजम का जब तक वो पाकिस्तान ODI स्क्वाड शायद नहीं आया था, तब तक खबर थी कि वो लाहौर वाइट्स के कप्तान भी होंगे, वो नेशनल T20 में भी होंगे। छोड़ के उन्होंने टीम में नहीं रखा। उसके बाद खबर अचानक एकदम आई कि वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है नेशनल T20 में। तो
अब आई डोंट नो कि आप फिर एक स्टेटमेंट क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप बाबर की बात करते हो ठीक है आपने टैगलाइन तो लगा दी हुई है स्ट्राइक रेट वाली कि स्ट्राइक रेट है नहीं, T20 में इनका जगह बनती नहीं है। अगर जगह T20 में नहीं बनती फिर आपने वनडे टीम से आपने क्यों ड्रॉप किया है बांग्लादेश से, तो बहुत सी चीज़ें तो इस वक्त सवालात उठते हैं। लेकिन जितना उनका इस वक्त बैड पैच चल रहा है, फिर मैं कहता हूँ कि उनको रीहैब करने की साइकोलॉजिकल भी ज़रूरत होती है, इतना आसान नहीं होता यहाँ से वापस आना। ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, पूरी दुनिया उसके ऊपर बात करती है। हम क्या बात करें, आपको पता है 1 मिनट भी कैमरा लगता है तो कमेंटेटर्स बात करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है, दूसरे कंट्रीज़ वाले उसको रिकगनाइज करते हैं। सिर्फ अनफॉर्चुनेट है कि जो ये स्ट्राइक रेट वाली लत लगा के तो हमने शायद उन क्वालिटी प्लेयर्स को भी जो उनसे बिल्कुल ही इस वक्त नीचे गिरा दिया हुआ है। कल भी हमने बात तो की थी, आपको पता है स्क्वाड की बात करें तो गाजी गोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ही इज़ परफॉर्म्ड, लेकिन फिर बात है कि इन डोमेस्टिक और पाकिस्तान शाहीन्स का वो हिस्सा रहे हैं। अगर उनके मुतबादिल देखूं, जिसको आपने ड्रॉप किया वो असीबुल्ला था, वन ऑफ दी टॉप क्वालिटी विकेट कीपर बैट्समैन है। सिलेक्शन कमेटी डेफिनेटली मुझसे बेहतर समझती है कि क्या वहाँ पर इन लोगों ने सेटअप लेके जाना है। लेकिन फिर कल शुमाइल पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। हमारे एक लोग हैं कुछ, हम हमेशा बात करते हैं कि एक्स क्रिकेटर का दामाद या एक्स क्रिकेटर का बेटा होना उस बेचारे का लड़के का कसूर नहीं है। उन्होंने परफॉर्म किया, अंडर 19 की बात करें कप्तानी में उसने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में वो टॉप परफॉर्मर रहा है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी जी उसको शॉर्टकट से आप पाकिस्तान क्यों खिला रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस है यार, पाकिस्तान शाहीन्स में उसने परफॉर्म करके दी है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कुछ स्टडी करके बात करनी चाहिए। हमारा मसला ये कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग बैठ जाते हैं जिनका और कोई काम नहीं होता, वो बैठ के बातें करने लग पड़ते हैं कि जी शुमाइल को क्यों ले, इसको क्यों ले। जो असल चीज़ की जड़ है उस पर भी तो बात करो ना, उस पर तो कोई बात करता नहीं। अच्छा अजहर भाई, इसी पे मैं आपका कमेंट लूंगी। क्या ही अच्छा हो कि बाबर आजम जब कम बैक करें, ठीक है उनको हर फॉर्मेट में अब तकरीबन रेस्ट कराया जा रहा है, इवन नेशनल T20 से भी ड्रॉप कर दिया गया है, वो रेस्ट करें और दोबारा से कम बैक करें टीम में, और वो वाले बाबर आजम बनकर सामने आए जो हमने एक टाइम पे देखे थे, जिन्होंने कोहली के रिकॉर्ड तोड़े। देखें बड़ी अब मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता कि T20 से उनको, जो नेशनल T20 से उन्हें बाहर किया गया है, किस रीजन की वजह से बाहर किया गया। आई डोंट थिंक कि उनको बाहर किया गया है कि आई थिंक वजह होगी या उनके साथ कोई फिटनेस का मसला होगा या वो कुछ खेलना नहीं चाह रहे, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन वहां से बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए आपने कल जो टीम अनाउंस की है, वनडे की आपने टीम अनाउंस की है, ठीक है, आप T20 की परफॉर्मेंस पे आप जो है ना उनको प्लेयरों को बाहर किया है, आपने फखर को बाहर कर दिया, ठीक है। अगर फखर की लास्ट 2 सीरीज देखें जी, फखर को आपने बाहर किया, आपने उनको इंजरी है इस वजह से वो बाहर है, फखर को इंजरी है, ओके। और साइम को क्या है? अब साइम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बाबर के बारे में कुछ नहीं कहा, बाबर के बारे में कुछ नहीं कहा। बाबर ने तो पिछली आपकी सीरीज में उसने 100 भी किया है, ठीक है, अभी 100 भी किया, उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक थी वनडे सीरीज में। तो मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि आप नसीम शाह नहीं है इस टीम में, नसीम की परफॉर्मेंस भी ठीक थी, ये 5 बंदे आप निकाल दिए हैं क्योंकि आपकी T20 की परफॉर्मेंस से आप वनडे में प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं। यही आप काम करते हैं पहले भी, इसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती, फिर आपकी प्रॉब्लम होती है। आपने यंग प्लेयरों को खिलाना है, आप जरूर खिलाएं, आप आके बात तो करें कि यार हम इन प्लेयरों को रेस्ट दे रहे हैं, हम इन प्लेयरों को ड्रॉप कर रहे हैं, इस प्लेयर की ये वजह है कि इसको हम नहीं रख रहे, ताकि क्लैरिटी तो आपके ऊपर आए। अभी आपने वो उनको साइड पे कर दिया। आप साइम की बात करें तो नंबर 1 ऑलराउंडर है आपका, आपने उसको कैसे टीम से बाहर निकाल दिया? गो के उसने रन नहीं किया, लेकिन आप अब स्टैट देखेंगे ना, जैसे आपने इब्रार को नंबर 2 बॉलर था, आप उसको खिलाएंगे नहीं, आपने उसको ड्रॉप जो है ना कर दिया। तो कहने का मकसद टीम से ये जब आप डिसीजन लेते हैं ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टीमें बिल्ड करना या टीमों को आगे लेके जाना। आप क्लैरिटी के साथ दें। आपने बाबर को, आप ये समझते हो कि बाबर को आपने नहीं खिलाना, आप आए, आप आके मीडिया में बात करें कि भाई बाबर को हम इस रीजन में नहीं खिला रहे, ठीक है। अभी जो आपने पहले बाबर को नहीं रखा था, फिर आप बाबर को T20 में ले आए, तो आपको तो खुद ही नहीं पता। पहले आप ये कहते हो कि जी वो जाके परफॉर्मेंस करे, फिर हम उसको लेके आएंगे। जब वो आ गया तो फिर उसके साथ, प्लेयर के साथ ज्यादती ना करें कि आप उसको जो है ना ट्रीट इस तरह करें कि वो बिल्कुल ही, जो आपने बाबर की बात की, बाबर जाहिर सी बात है, फॉर मी ही इज स्टिल अ बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, ठीक है। फॉर्मेट की बात अगर आप करें तो ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। टेस्ट मैच, वनडे में अगर आपने T20 में नहीं खिलाना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसमें मैं ये कहूंगा कि बाबर को भी अपनी गेम के ऊपर थोड़ी सी चीजों को करना पड़ेगा, लेकिन प्लेयरों को जब आप रिलैक्स करेंगे, जब आप उनको मौका देंगे तो फिर ही वो परफॉर्म करेंगे।
एग्जैक्टली और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर करने की भी शायद कोशिश कीजिए। मैं चाहूंगी उस्मान से जरा जान ले अंदर की खबर क्या है कि किन वजूहात की बिना पर बाबर को या साइम को बाहर किया गया है, और फखर जमान की इंजरी के हवाले से भी उस्मान क्या अपडेट्स हैं आपके पास इससे मुतालिक? आई थिंक जो अभी तक मुझे बाबर आजम के बारे में पता चला है, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, वो शायद बाबर आजम खुद ये टूर्नामेंट खेलना नहीं चाहते थे, नेशनल T20 कप, और उसके अंदर ये भी बताया गया है कि वो क्योंकि एक महीना वर्ल्ड कप के अंदर मसरूफ रहे थे, तो उसके बाद रमजान भी चल रहा था, तो वो कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ भी गुजारना चाहते हैं। और इसके अलावा आगे फिर पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से शुरू हो जाएगी, तो वो भी एक T20 फॉर्मेट है, तो वहां पर जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो ज्यादा काउंट करती हैं एज कम्पेयर टू अगर आप नेशनल T20 की बात करें। और क्योंकि वहां पर आपको एक लाइमलाइट मिलता है, वहां पर सारी कवरेज हो रही होती है, तो नेशनल T20 मेरा ख्याल है उन्होंने खुद स्किप किया है, और उन्होंने पीसीबी से ये रिक्वेस्ट की है कि वो जो है उनको इस दौरान थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, और ओडीआई स्क्वाड जो कल ऐलान हुआ है उसके बारे में भी उस्मान बताएं, उसमें भी नहीं है। बिल्कुल, ओडीआई स्क्वाड के अंदर शामिल ना करना मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो वनडे के अंदर तो बाबर आजम ने स्कोर किया हुआ है, लास्ट वनडे सीरीज हुई थी उसके अंदर सेंचुरी भी है उनकी। तो इस तरह से अगर आप T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर किसी खिलाड़ी को निकालते हैं तो फिर मेरा ख्याल है वो जस्टिफिकेशन सही बनती नहीं है। और इसके अलावा अगर आप साइम अयूब की बात करें तो वो तो आपको पता ही है कि पिछले 2-2.5 साल से कंसिस्टेंटली उनको मौका दिया जा रहा था दोनों फॉर्मेट्स के अंदर, चाहे वो वाइट बॉल, चाहे वो T20 है, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट है। T20 फॉर्मेट के अंदर हमने जो पिछले 6-7 महीने के अंदर T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है, और उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी, तो सिलेक्टर्स का मानना है कि उनको अभी मजीद अपनी गेम के ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने वनडे फॉर्मेट के अंदर उनको शामिल नहीं किया। और जहां तक बात है फखर जमान की, तो वो उनको कुछ इंजरी के मसाइल थे, इस वजह से वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने हैं, और वो कि उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली T20 के अंदर, खास तौर पर श्रीलंका के खिलाफ, और उससे पहले जो मैच था इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका अच्छा आगाज था। लेकिन वनडे फॉर्मेट के अंदर इंजरी की वजह से फखर जमान इस टाइम टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो ये परसेप्शन में किसी प्लेयर की T20 क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस है और उसको आप T20 की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर ओडीआई फॉर्मेट से बाहर कर देंगे, ठीक नहीं है। इस चीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खास तौर पर सिलेक्शन कमेटी को भी देखना होगा कि जिन खिलाड़ियों की जिस फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंस है उनको उधर ही इंटैक्ट रखे। बाबर आजम मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो है T20 क्रिकेट की फॉर्मेट के अंदर वो खेल सकते हैं। एग्जैक्टली यही जस्टिफिकेशंस तो हम देखना चाह रहे हैं कि पीसीबी की तरफ से इस पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा, ये कॉन्फिडेंस जानबूझ के शटर किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि फाइनल तक रसाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी हो सकती है, इंडिया होगी या इंग्लैंड होगी जो कि न्यूजीलैंड से टकराएगी। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, और देखा ये जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो compete करेगी न्यूजीलैंड के साथ। शाम 6:30 बजे ये मैच शुरू होना है। ओवैस, क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं? इंग्लैंड की टीम पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट थोड़ी सी वीक रही है कंपैरेटिवली, अगर हम इंडिया की बात करें जो कि एक ही मैच हारे हैं। दोनों टीमों का मवाजा अगर आप करें तो कैसे करें? हाँ, ब्रुक का नया इम्तिहान है, क्योंकि ज़्यादातर तो आपको पता आपस में ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। 90% लड़के तो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं मुंबई में। वैसे अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो इट्स अ फ्लैट डेक विकेट है यहाँ पर, क्योंकि वो समुंदर पास है, पेसर्स को थोड़ा सपोर्ट भी इनिशियली होता है, पेस पैट्री को, पिच अच्छा, हाई राइज बॉल अपना यहाँ पर आता है, ड्यू फैक्टर रोल प्ले जरूर करेगा। फिर कह रहा हूँ टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पर। 7 मैचेस में से शायद 5 मैचेस इंडिया जीता हुआ है बैक टू बैक। मैं मुंबई स्टेडियम की बात करता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड का, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट के आप देखें फुल पावर पे तो इंग्लैंड अभी तक खेला नहीं है, लेकिन हर एक प्लेयर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर उनको जितवा रहा है। दैट शोज के आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कितनी ज्यादा इस टूर्नामेंट के अंदर है। इंपॉर्टेंट जरूर है कि आज बटलर ऊपर से फायर पावर करे, जिस तरीके से कल आप देखें टिम साइफर्ट की बात करें, एलन की बात करें, जो फायर पावर दिखाया है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी आपको फायर पावर नजर है, क्योंकि अभिषेक शर्मा हो जाए, ईशान किशन हो जाए, उससे प्रेशर आ जाता है। अर्ली ऑन देखें इंग्लैंड का इशू रहा है, आपने देखा होगा कि पैचेस के अंदर परफॉर्मेंसेस आपको नजर आती हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्योंकि बॉलिंग यूनिट इंग्लैंड की थोड़ी सी आपको स्टेबल जरूर नजर आती है, लेकिन फिर दारोमदार आपका होगा आर्चर के ऊपर, क्योंकि आर्चर यहाँ बहुत ज्यादा खेलते हैं। आईपीएल के अंदर उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से ब्रेक थ्रूज बीच में। लेकिन कंडीशन से तो फेमिलियर है ना, इस स्टेडियम को भी जानते हैं, कंडीशंस को भी जानते हैं। अजहर भाई, आपको क्या लग रहा है, एक टक्कर का मुकाबला, एक अच्छा जो कंपटीशन है वो हमें देखने में मिलेगा आज दूसरे सेमीफाइनल में?
हाँ बिल्कुल जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड, अगर आप देखें इंग्लैंड की बात की है, इंडिया होम में खेल रहा है, ठीक है वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड को आप देखें, अगर उन्होंने अभी तक परफेक्ट क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन फिर भी वो अनबीटन रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उन्होंने मैचेस, दे फाइंड द वे टू विन द मैच। तो उनमें ऐसी डेप्थ और क्वालिटी है उनकी टीम में भी। अगर हम देखें, बात करें, अभी तक तो वो सिर्फ विल जैक्स ने आई थिंक 4 मैन ऑफ द मैच ले लिए हैं इस टूर्नामेंट में। तो अगर आप देखें उनके पास अगर ऊपर से फायर पावर जो है ना, बटलर ने रन नहीं किए, वो ड्यू है, ठीक है, वो ड्यू है। आज अगर वो करते हैं और इस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, ये पिचेस थोड़ी सी जो है ना श्रीलंका से डिफरेंट होंगी, जहाँ पे आई थिंक कि ये वाली पिचेस जो है इंग्लैंड के बैटर्स को ज्यादा सूट करेंगी। अच्छा, तो आज आपको एक्सपेक्टेशंस हैं इंग्लैंड की, ठीक है, आपका दिल भी थोड़ा सा उस तरफ है, मैं तो है ना आपका। बिल्कुल, इंग्लैंड मेरी टीम है और मैं चाहूंगा, एक टीम तो मेरी बाहर हो गई है, मैं चाहूंगा कि दूसरी टीम मेरी जो है ना वो जीते और फाइनल खेले। बिल्कुल ठीक है, मैच अच्छा होने वाला है, जाहिर सी बात है कि हाई स्कोरिंग वेन्यू है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो मैच अच्छा होने वाला है। मैच अच्छा होने वाला। अपनी प्रेडिक्शन दे दें अजहर भाई। प्रेडिक्शन देखे, दिल के साथ जाऊंगा, दिमाग के साथ नहीं जाऊंगा। इंग्लैंड, थोड़ा सा दिल के साथ चले जाएं, थोड़ा सा दिमाग के साथ। आप परसेंटेज दे देना, कौन सी टीम के कितने परसेंट चांसेस है? इंग्लैंड ऑल द वे। कितने परसेंट, यानी आपको लग रहा है 100% फॉर इंग्लैंड? हाँ जी, 100%। बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं आप। ये चले, कल इस पे बात करेंगे। उस्मान, आपकी प्रेडिक्शन? आई थिंक मुझे लगता है इंडिया फेवरेट होगा आज के मैच में, और 70-30 मुझे लगता है इंग्लैंड इंडिया टीम से 70% चांस है इंडिया का। ठीक है, मरना तो एक साथ ही मरे ना, फिर 70-30 नहीं, मरना तो एक दफा ही मरे, बता। जैसे मैं जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग दिल तो इंग्लैंड कहता है, लेकिन जो क्वालिटी क्रिकेट इस वक्त इंडिया खेल रहा है, 51 इंडिया, 49 आप इंग्लैंड को देंगे। लेकिन मार्जिन क्यों आपने दिया? खुल के दे नंबर, 60%, 70%। खुल के मैंने घर भी जाना। अच्छा चलो ठीक है, चलें जी। प्रोग्राम कल भी दिमाग से साथ तुमने किया था, लेकिन एक साइडेड हो गया था, आज भी ऐसा हो सकता है। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त हो चुका है बिल्कुल खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।